हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 को। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी यूनिट्स हैं 12th क्लास की फिजिक्स की वो सारी की सारी हम कवर कर सकें और उसके हर एक टॉपिक को हम आपके सामने ला सकें। जितने भी आपको इस नोट्स में जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, उनको साथ के साथ राइट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो देखने के बाद राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये नोट्स प्रिपेयर करके चले जाएंगे, गारंटी है आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं और इन्हीं को आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, याद भी हो जाएंगे आपको और समझ भी आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, जो कि हमको किससे डील कराती है, किसकी स्टडी से? स्टैटिक चार्जेस की। अब स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक चार्जेस होते हैं एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टैटिक चार्ज, जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के द्वारा। स्टैटिक चार्ज एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, टिपिकली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा। और जब ये चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ये क्रैकिंग को और स्पार्किंग को प्रोड्यूस करता है। ये जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो स्पार्क्स और क्रैकिंग कोज होती है। और क्या कोज होता है? अट्रैक्शन ऑफ डस्ट और एयर। एयर और डस्ट को भी अट्रैक्ट करता है ये चार्ज, उनका अट्रैक्शन भी कोज होता है। तो स्टैटिक चार्जेस क्या है? स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज टिपिकली प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन विच कोज, क्या कोज करता है? स्पार्क्स और क्रैकिंग और द अट्रैक्शन ऑफ डस्ट और एयर। तो ये है हमारे स्टैटिक चार्ज। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। फोर्सेस प्रोड्यूस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, और फोर्सेस के बारे में स्टडी करवाता है जो कि प्रोड्यूस होती है स्टैटिक चार्जेस के द्वारा। और एंड field and potential due to these static charge is called static electrostatic and static electricity। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं और इवन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, forces produced between the static charges and field and potential due to these static charges, जिसके कारण और जो जितने भी ये स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं किस कारण से हुए, उनकी क्षमता को बताता है और फील्ड के बारे में बताता है। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, फोर्सेस प्रोड्यूसेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सुना, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है देखें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट्स possible for them to exert electrical force is called electric charge। क्या है चार्ज? क्या है? कोई चीज है, कुछ भी है जो कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस्ड किया जाता है। और जब वो पोजेस्ड होता है चार्ज, तो वो मटेरियल को पॉसिबल बना देता है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करे इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ये आप 9th 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स में कि चार्ज क्या है? चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस्ड किया जाता है, कुछ भी हो सकता है चार्ज, जो कि इस मटेरियल या ऑब्जेक्ट को पॉसिबल बनाता है कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट कर सके। जब इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी वहां पे हम कहेंगे कि वहां इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय ए मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट्स पॉसिबल फॉर देम
टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन दिस नेचर। हम जानते हैं कि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इस नेचर के अंदर। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन हैविंग मासेस, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी होगी स्टूडेंट्स। तो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए कुछ हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। हमें पता है कि इस नेचर में 3 एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि इनका मास कितना होता है। तो इनका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अब इनके मासेस के कारण जब 2 इलेक्ट्रॉन को अब हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखिए। हाँ जी, तो बिकॉज ऑफ देयर मासेस व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट ड्यू टू दिस, जैसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया जिनका मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। जब हमने इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मतलब कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, एफ इक्वल टू में जी मल्टीप्लाई में एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। एम ई जी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर रेडियस है अर्थ का। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये हमने फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला रखने के बाद इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, और हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की पता है, वो हमने रख दी। अपॉन में रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जी, वो कितना आएगा, 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻67n। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो एफ जी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, एफ जी की वैल्यू आई है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻67 एन, मतलब न्यूटन। तो ये किसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, और यहाँ पर एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ लिया कि हमने इलेक्ट्रॉन्स के मासेस के कारण जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अभी तो हमने पढ़ा उनके मासेस के कारण, अब हम पढ़ेंगे चार्जेस के कारण क्या होगा। देखिए, जब हमने बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट ड्यू टू दिस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। उसके कारण हमें एफ ई निकालना होगा। पीछे हमने एफ जी निकाला था। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, चार्ज के कारण एफ ई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। एफ ई का फॉर्मूला होता है, एफ ई इक्वल टू में किसके होता है, के मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 बाय में आर स्क्वायर। एफ ई इक्वल टू में के मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 बाय में आर स्क्वायर। यहाँ पर एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और आर के रेडियस। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, हमने पढ़ा भी पीछे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की जो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये आपको याद रखनी है।
1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जैसा आपको दिख रहा है ये वैल्यू आएगी एफ ई इक्वल टू में 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अपॉन में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे इन सारी वैल्यूज को तो हमारे पास आंसर आएगा एफ ई इक्वल टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 न्यूटन, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 न्यूटन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हमने डिक्लेयर कर दिया, क्या चीज हमको पता चल गई, फ्रॉम द अबोव इट इज क्लियर दैट जो हमारा एफ ई आया वो बड़ा आया किससे, जी से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी आई ग्रेविटेशनल फोर्स से। सबसे बड़ा रिजल्ट है, याद रखिए जो एफ ई होता है वो बड़ा होता है किससे, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी। अब हम एक नोट पढ़ते हैं, ये नोट में क्या बताया गया देखिए, ऊपर हमने ये तो पढ़ लिया कि एफ ई ग्रेटर देन होता है एफ जी के। नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एडिशनल प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जिसके कारण एफ ई ग्रेटर देन आया एफ जी से। इस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से एक डेफिनेशन और बन की इलेक्ट्रिक चार्ज की कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स हैव एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू दिस एफ ई ग्रेटर देन एफ जी, दिस एडिशनल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह से बिकॉज ऑफ देयर मासेस, हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स को रखा था, अब जब हम प्रोटॉन्स को रखेंगे, व्हेन बिकॉज ऑफ देयर मासेस व्हेन प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तब एफ जी की वैल्यू क्या आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम सिंपल है वही फॉर्मूला रखेंगे, बस एम ई की जगह एम पी कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है, तो एम पी कर दिया तो जी की वैल्यू वही रहेगी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और एम पी की वैल्यू है 1.672, क्या है एमपी की वैल्यू 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। तो ये हमने इस फॉर्मूले में रख दी और इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻60 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। कब, जब हमने मास ऑफ द प्रोटोन, जब प्रोटोन को हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा उनके मास के कारण, जब हमने मास के कारण प्रोटोन को रखा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एफ जी की वैल्यू आई 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻60 न्यूटन। ठीक है, अब है आगे, व्हेन न्यूट्रॉन्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट विद द मासेस। अब यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो गई, मासेस के केस में अब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। जब हम न्यूट्रॉन को रखेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके मासेस के साथ, तो एफ जी की वैल्यू क्या आएगी देखिए। तो फार्मूला वही है, एफ जी इक्वल टू में जी मल्टीप्लाई एम एन, यहाँ पर अब एम पी की जगह एम एन हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन एम एन मल्टीप्लाई एम एन अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू वही रहेगी जो हमने पहले पढ़ी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, एंड जब हम एम एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1.674। एम एन की वैल्यू होती है मास ऑफ द न्यूट्रॉन, हमने पीछे पढ़ा 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 के जी। हमने इसको रखा तो हमारा जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻60 न्यूटन। ठीक है, तो इन दो चीजों से क्या सिद्ध हुआ, बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, इनके चार्जेस के कारण जब हम न्यूट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ चीज नहीं हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे एक चीज और। अभी हमने मास के कारण पढ़ा, अब हम चार्जेस के कारण पढ़ेंगे। जब हम चार्जेस के कारण जब न्यूट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, एफ वी जो होगा वो 0 आ जाएगा। चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी न्यूट्रॉन्स की वो 0 हो जाएगी। और क्यों होगी, क्योंकि Q1 पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एफ ई किसके को आ जाएगा, 0 के। अच्छा, तो आगे यहाँ से क्या पता चला, फ्रॉम द अबोव it concludes that charged particles are responsible for electrical force and mass bodies responsible for the gravitational force।
दो चीजें पता चल गई, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिए क्या है। फ्रॉम द वो इट कंक्लूड्स दैट चार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड द मास बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीज पता चली किससे, कि जब हमने मास ऑफ द न्यूट्रॉन को रखा उनके मास के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जब हमने न्यूट्रॉन को रखा उनके मास के कारण, उनके चार्ज के कारण 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बॉडीज जो होती है मास बॉडीज वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 2 काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, ये तो हमको पता ही है, हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से कौन सा चार्ज अकर होता है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट अकरिंग, ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर रब करते हैं तो 2 प्रकार का चार्ज जो है वो एक्वायर करता है। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में अगर जब हम रब करेंगे तो किस किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए ग्लास रोड पर, और वहीं पर जब हम ग्लास रोड पर सिल्क को रब करेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब हम फर वुलन कोट को एबोनाइट रोड पर या एम्बर पर या रबर रोड पर रब करेंगे तो उस पर रबर एबोनाइट रोड पर तो होगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन फर वुलन कोट पर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखे हैं ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे बिना ऑप्शनल का, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। देखिए कि ग्लास रोड को हमने अगर सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो सिल्क क्लॉथ पर आया नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रोड पर कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जब हमने फर्श को वुलन कोट को एबोनाइट रोड को हमने फर्श वुलन कोट से रब किया तो उन पर तो आया फर्श पर वुलन कोट पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर उल्टा हो गया, और एबोनाइट रोड पर, एम्बर पर और रबर रोड पर आया नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जब हम प्लास्टिक सीट को किसी वुलन क्लॉथ पर रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक सीट पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह से जब हम वुलन कारपेट रबर के जूतों को वुलन कारपेट पर रब करेंगे तो रबर शूज पर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव चार्ज, और वुलन कारपेट पर रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। जब हम किसी भी कपड़े को नायलॉन या एसीटेट पर रब करेंगे, या फिर नायलॉन एसीटेट को हम क्लॉथ पर रब करेंगे तो नायलॉन पर और एसीटेट पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा क्लॉथ पर। इसी तरह से जब हम कंघी को बालों पर फेरेंगे तो कॉम्ब पर रहेगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहेगा ड्राई हेयर पर, सूखे बालों पर। तो ये जो पॉइंट्स है काफी याद रखने योग्य है, क्योंकि यहाँ से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स बड़े ही ध्यान से लर्न करने हैं। आगे इसके हम एक तो एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे चार्ज के बारे में। देखिए एग्जांपल ले लिया हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें क्या करेंगे कि हम एक ग्लास रोड को रब करेंगे किसी भी सिल्क क्लॉथ पर। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इज ब्रॉट क्लोज विद सस्पेंडेड ग्लास रोड एंड सिल्क रिपेल्स टू ईच अदर। क्या कहा गया है यहाँ पर कि अगर हम ग्लास रोड को किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं और उसको हम नजदीक लेके जाए विद द सस्पेंडेड ग्लास रोड एंड द सिल्क रिपेल्स टू ईच अदर, वो आपस में रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों होगा कि जब हमने सिल्क को ग्लास रोड से जब हमने रब किया, हमने एक बार सिल्क को ग्लास रोड पर रब कर दिया या ग्लास रोड को सिल्क पर रब कर दिया, जब हम उसको पास में लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सिल्क पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिल्क पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया और ग्लास रोड पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। वैसे तो जब हम रब करते हैं ग्लास रोड को सिल्क पर तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लास रोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क इज ब्रॉट टू क्लोज विद सस्पेंडेड ग्लास रोड, कि हमने कोई दूसरी ग्लास रोड ले आए, उसको हमने सस्पेंडेड ग्लास रोड को उसके नजदीक लेके जाएंगे सिल्क के, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है।
आगे देखिए और अच्छे से समझ पाएंगे इस पॉइंट से। When an ebonite rod rubbed with the cat's fur is brought to close with the suspended glass rod rubbed with the silk attract to each other। जब हम एक एबोनाइट रोड, अब एबोनाइट रोड कौन सी होती है? एबोनाइट रोड एक रोड होती है जो कि स्पेशल वोल्केनाइज्ड रबड़ की बनी होती है। जो एबोनाइट रोड होती है, एबोनाइट रोड एक तरह की रोड होती है जो कि एक रबड़ की बनी होती है, वोल्केनाइज्ड रबड़ की बनी होती है। जब हम इसको रब करते हैं किसी भी पशु की बॉडी पर तो क्या होता है, इस पर जो इस रोड पर जो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो उस पशु के फर है, कोई भी कैट है चाहे वो डॉग है, उसके फर पर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यही बात यहीं पर है कि व्हेन एन एबोनाइट रोड रब्ड विद द कैट्स फर इज ब्रोट टू क्लोज विद द सस्पेंडेड ग्लास रोड रब्ड विद द सिल्क अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या कह रखा है कि अगर हम एक एबोनाइट रोड को रब करें एक कैट के फर से, तो एबोनाइट रोड पे मैंने बताया जब हम पशु की बॉडी पर उसको रगड़ते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर एबोनाइट रोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अब हम उस रोड को किसी दूसरी ग्लास रोड के नजदीक लेके जाएं जिसको हमने सिल्क से रब कर रखा है। जब हमने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया था तो ग्लास रोड पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और अब एबोनाइट रोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक एबोनाइट रोड को रब करेंगे कैट फर से तो एबोनाइट रोड पर होगा नेगेटिव चार्ज, कैट फर पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उस एबोनाइट रोड को किसी दूसरी ग्लास रोड के नजदीक लेके जाएंगे। उस ग्लास रोड को हमने रगड़ा था सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रोड पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर हो गया नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट हो गई नेगेटिव चार्ज की और ग्लास रोड हो गया पॉजिटिव चार्ज की, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे ना। तो यही बात इस यहाँ पर कही गई है। तो अब आगे नोट पढ़िए, नोट में क्या कह रखा है, कह रखा है फ्रॉम द अबोव वी कैन से दैट देयर वुड बी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। हमें पता ही है दो तरह के चार्ज होते हैं, हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको हम पोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पोलैरिटी। ओके, तो क्या कहते हैं, उसको पोलैरिटी कहते हैं। एंड देयर वुड बी नो थर्ड काइंड ऑफ चार्ज, तीसरे तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता, तीसरे तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसको हम दो तरह के चार्जेस को हम पोलैरिटी कहते हैं। और एक बात और, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। न्यूट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है, जीरो। ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा। नोट फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस थे, जो एबोनाइट रोड थी और ग्लास रोड थी, उन्होंने अट्रैक्ट किया क्योंकि उनके पास अनलाइक चार्जेस थे, ठीक है। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और पिछले फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था जो, उसमें क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सेकंड पॉइंट है टू दोज बॉडीज विच आर गेनिंग द चार्ज, those bodies which are carrying the charge positive और negative is called electrified bodies। अब जो बॉडी चार्ज कैरी कर रही है उसको हम इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहेंगे कि उस पर चार्ज है, इसलिए वो बॉडी क्या है, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है। those bodies does not have charge, इसका न्यूट्रल बॉडी। तो दो चीज और पता चल गई, न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है और इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज कौन सी होती है। जिस पर कोई चार्ज ना वो न्यूट्रल बॉडी, जिस पर किसी भी तरह का चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। आगे पढ़ेंगे हम कंडक्टर, इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक्स। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर्स। वैसे तो आप जानते ही होंगे कंडक्टर्स होते क्या हैं, एक बार हम फिजिक्स के लैंग्वेज में और अच्छे से समझ लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कैरीज द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि चार्ज को कैरी कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है, वो कैरी भी कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ये है जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर्स के एग्जांपल है। ये सारे कंडक्टर होते हैं। तो जिंक क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम है, इसी तरह के और भी हैं। तो हम जैसे हमने एक बॉडी ले ली ए, बॉडी ले ली बी, अगर ए बॉडी से बी बॉडी तक चार्ज जा रहा है तो समझ लीजिए कि ए बॉडी तो कंडक्टर है ही है, बी भी कंडक्टर है। नेक्स्ट है अब इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, उससे पहले एक और एग्जांपल नोट देखिए कंडक्टर्स में। एजी इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर।
ये पॉइंट नोट डाउन करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट मेटल कंडक्टर होता है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल्स है। अर्थ इज ऑल्सो conductor of electricity, liquids such as acid, alkalis and salt solutions also good conductor of electricity। कौन कौन से हो गए? सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है मेटल कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, लिक्विड कौन कौन से? एसिड्स, एल्कलाइज, साल्ट सॉल्यूशंस, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स तो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस which does not transfer the charge from one body to another body is called insulators। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है वुड, रबड़, पेपर, लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया या फाइबर हो गया। ये सब कौन से हैं? इंसुलेटर्स हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बॉडी ए है, बॉडी बी है, ए बॉडी पर चार्ज है, तो अगर हम कहें कि बी बॉडी पर जाएगा, मान लीजिए ए बॉडी आयरन की है, बी बॉडी प्लास्टिक की है, तो चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी तक नहीं जाएगा, क्योंकि बी क्या है? इंसुलेटर्स है। रबड़ हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है? इंसुलेटर्स के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बात है। आगे देखिए, आगे है डाई इलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं। ये आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं दो सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस such as insulator transmits the electric effect when the external electric field is applied is called dielectrics। क्या होते हैं कि ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट्स होते हैं, ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये तभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं जब उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, वैसे नहीं। तो वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, या फिर लकड़ी को अगर हम जला देते हैं, उस पर हमने मान लीजिए एक्सटर्नल एक्सर्ट किया तो भी वो जली। रबड़ है, तो ये सब क्या है? ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को, तभी सिर्फ जब चार्ज इन पर तभी आएगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक्सर्ट करेंगे, वरना नहीं रहता। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। दो सब्सटेंसेस सच एज इंसुलेटर ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ तभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाए, वरना नहीं। तो उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो ये था इसका लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, क्योंकि कल हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।